दोस्तों, वो इजराइल देश जिसने भारत का साथ हर मुश्किल हालात में दिया, चाहे वो पोखरण परमाणु परीक्षण पर भारत का विरोध ना करना हो या फिर 1998 में कारगिल युद्ध के समय जब अमेरिका और रसिया से हमें सहायता नहीं मिल रही थी, तब भी इजराइल ने भारत का साथ दिया, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इजराइल ने जब भारत का पूर्ण समर्थन किया, फिर भी आज भारत ने उसी इजराइल का साथ ना देते हुए पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत ने इजराइल का साथ नहीं दिया। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए आपको लास्ट तक यह वीडियो देखना होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट का मैप शो हो रहा है। आपको स्क्रीन पर इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान जैसे सभी देश दिख रहे होंगे, लेकिन पैलेस्टाइन तो कहीं शो ही नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि अभी ऐसा कोई देश बना ही नहीं है, जबकि भारत के साथ साथ कई देश इसका अस्तित्व मानते हैं और इजराइल इसका अस्तित्व नहीं मानता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो सकता है कि भारत के साथ साथ बहुत सारे देश किसी देश को मानते हों, उसके अस्तित्व को मानते हों, और वो हो ही नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिक्कत है? यह समस्या है इजराइल के अंदर दो एथनिसिटी के लोगों के बीच, इजरायली जूइश और पैलेस्टीन अरब्स के बीच पूरे देश की जमीन को लेकर ही विवाद है। इससे ही इजराइल पैलेस्टाइन समस्या बोला जाता है। आज के वीडियो में हम इजराइल पैलेस्टाइन समस्या के ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे। आप आई बटन पर क्लिक करके इस पर हमारी वीडियो देख सकते हैं। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए मोटे मोटे तौर पर आपको इजराइल पैलेस्टाइन समस्या के बारे में समझाते हैं। वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 के बीच यूरोप में यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, उनका जेनोसाइड हुआ। इसलिए यहूदी लोग यूरोप से जान बचाकर भागने लगे पैलेस्टाइन में यरूशलेम की तरफ, क्योंकि यरूशलेम उनके लिए पवित्र भूमि है और वो मानते हैं कि वही उनका असली घर है। जूइश लोगों ने धीरे धीरे पैलेस्टाइन से उनकी जमीनें खरीदनी शुरू करी और अपनी कॉलोनी बसाने लगे। 1947 तक आते आते उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से यह समस्या बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई और ब्रिटेन ने इस समस्या को यूएन में दे दिया। दोस्तों, इस समस्या को पैदा करने वाला असल में ब्रिटेन ही था। यूएन ने इस एरिया को जूइश और पैलेस्टाइन लोगों के बीच बांट दिया, जो आप 1947 वाले मैप में देख सकते हो। यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया गया। इस तरह से यरूशलेम पर यूएन का कंट्रोल माना गया। दोस्तों, यरूशलेम जगह ईसाई, यहूदी और मुस्लिम धर्मों तीनों के लिए ही पवित्र है, इसलिए विवाद और विवाद के बाद युद्ध तो होना ही था। युद्ध चाहे कोई भी हो, 1948 या 1967 या फिर 1973, जीता हमेशा इजराइल ही, और उसने फिर अपने एरिया भी बढ़ा लिया। इजराइल को बैकिंग थी यूएसए, फ्रांस और यूके की। इन्हीं देशों ने इजराइल की मिलिट्री और आर्म इंडस्ट्री को भी खड़ा किया, जिसकी वजह से इजराइल सैन्य तौर पर इतना ताकतवर है। आज के समय पैलेस्टाइन के पास अपनी जमीन पर बचा क्या है? वेस्ट बैंक एरिया पर बिखरी हुई जमीनें और गाजा स्ट्रिप, जो यूएन के मैप के अकॉर्डिंग आधी की आधी भी नहीं रही। एक पॉइंट और है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बैंक के एरिया पर इजराइल का पूरा कंट्रोल है। मतलब वहां इजरायली सेटलमेंट्स है और उनकी सुरक्षा करने के लिए पुलिस है और इजरायली मिलिट्री भी है। जबकि गाजा पट्टी के इलाके के लोग बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन और हिंसा करने लगे थे, इसलिए उस एरिया से इजराइल 2005 में निकल गया और वहां पर अब ना इजराइल की आर्मी है और ना ही इजराइल का कोई कंट्रोल है। वहां पर कंट्रोल है हमास का। अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट वाला। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर इजरायली पुलिस के उस निर्णय से, जिसमें उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में 10,000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। यह मुस्लिमों के लिए तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। रमजान के महीने में मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी में इसमें इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद पैलेस्टीनियंस ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे निपटने के लिए इजरायली पुलिस ने रबर बुलेट्स और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें काफी लोग घायल हो गए। यह घटना 9 मई की है। दोस्तों, इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था कि कोई हिंसक घटना हो सकती है। उसका आधार था इजरायली कोर्ट का वह निर्णय, जिसमें ईस्ट यरूशलेम शहर के नजदीक शेख जर्रा इलाके में रहने वाले कुछ पैलेस्टीनियन परिवारों को उनका घर खाली करने के लिए
कहा गया। दोस्तों, यह एक लीगल लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था कुछ यहूदी लोगों और पैलेस्टीनियन परिवारों के बीच, जिसमें कोर्ट का फैसला यहूदी लोगों के पक्ष में आया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्यों एक लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में सभी पैलेस्टीनियन एक होकर उग्र प्रदर्शन करने लगे। इसके पीछे वजह है पैलेस्टीनियन लोगों की नर्वसनेस कि धीरे धीरे इजरायली गवर्नमेंट ईस्ट यरूशलेम शहर के आसपास का इलाका जो मुस्लिम बहुल है वहां भी यहूदी सेटलमेंट्स बसाकर उनकी स्थिति को और कमजोर करने का प्रयास कर रही है। पैलेस्टीनियन लोग यह आस लगाए बैठे हैं कि फ्यूचर में 2 स्टेट सॉल्यूशन से जो पैलेस्टाइन देश अस्तित्व में आएगा, यरूशलेम शहर उसकी राजधानी होगा। इसलिए वेस्टर्न यरूशलेम शहर जो यहूदी बहुल क्षेत्र है, उसके बाद ईस्टर्न यरूशलेम जो मुस्लिम बहुल है, वहां पर भी धीरे धीरे यहूदी अच्छी खासी तादाद में बसा दिए जाएंगे। इससे फ्यूचर में यरूशलेम शहर पैलेस्टीनियन लोगों के हाथों से निकल जाएगा। यही इस सारे मामले की जड़ है। हमास जो गाजा में एक मुस्लिम कट्टरपंथी पॉलिटिकल पार्टी है और साथ ही एक आतंकवादी संगठन भी है, उसने अल अक्सा मस्जिद में हुई इस हिंसक घटना पर रिएक्ट करते हुए इजराइल पर रॉकेट हमले 10 मई को शुरू कर दिए। दोस्तों, इजराइल, यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ सभी क्वाड कंट्रीज भारत को छोड़कर हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि भारत, चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, ब्राजील ऐसा नहीं मानते। आप देख सकते हैं कि यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की वेबसाइट पर हमास और हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल रखा है। हमास ने जो रॉकेट हमले किए उनसे इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसका रीजन है इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे गाजा की तरफ से इजराइल की ओर आने वाले रॉकेट्स को हवा में ही गिराकर आयरन डोम ने सैकड़ों इजरायली सिविलियंस की जान बचाई। दोस्तों, इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। दोनों पक्षों में से कोई भी सीज फायर करना नहीं चाह रहा। हमास अपने रॉकेट लॉन्चर्स को सिविलियन इलाकों में डिप्लॉय करता है, जिससे अगर इजराइल की एयरफोर्स अटैक करती है तो साथ में सिविलियंस भी मारे जाए, फिर उनकी फोटोज मीडिया में दिखाकर इजराइल पर कार्रवाई रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सके। इजराइल इस समय पूरी तरह से दबाव में होने के बाद भी अपने हमले नहीं रोक रहा है। 13 मई को लेबनान में एक्टिव हिजबुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किए, तो अगले ही दिन 14 मई को सीरिया की तरफ से भी रॉकेट अटैक्स होने लगे। इसमें भी हिजबुल्लाह ग्रुप का ही हाथ था। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों को फंडिंग और वेपन सपोर्ट ईरान करता है। इस तरह से इजराइल के सामने कई फ्रंट से लड़ाई शुरू होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि लेबनान और सीरिया की गवर्नमेंट्स ने इजराइल के खिलाफ इस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। 15 मई को इजराइल में वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन लोगों ने यहूदी लोगों पर हमले शुरू कर दिए। अब इजराइल अंदरूनी दंगों का भी सामना कर रहा है। अब इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी की बात करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस इजराइल के पूर्ण समर्थन में आ गया है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। इस तरह यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा ने भी इजराइल का समर्थन दिया है, जबकि रसिया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, सीरिया, कतर और कुवैत इस समय इजराइल का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज का इजराइल विरोध समझ में आता है, जबकि रसिया के विरोध का कारण रसिया के सीरिया में मिलिट्री बेसिस हैं, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और इजराइल सीरिया पर भी हैवी एयर स्ट्राइक करता है तो इससे रशियन मिलिट्री बेसिस को सीधा नुकसान हो सकता है। चाइना पूरी तरह इजराइल के विरोध में सामने आ गया है। चाइना बार बार इस मुद्दे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पब्लिक मीटिंग तथा इजराइल के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट जारी करवाना चाहता है, जिसे बार बार यूएस ब्लॉक कर रहा है। इस तरह से यूएस इजराइल का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में समर्थन कर रहा है। चाइना की इस रणनीति के पीछे उसकी मध्य पूर्व के ज्यादातर मुस्लिम देशों को अपने पाले में करने की रणनीति है। टर्की, पाकिस्तान, ईरान का एक संभावित इनफॉर्मल ग्रुपिंग बन रही है जो प्रो चाइना होगी। अब बात करते हैं भारत के पक्ष की। यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव
टी.एस. त्रिमूर्ति के दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर हम भारत के स्टैंड का एनालिसिस करते हैं। अपने स्टेटमेंट्स में टी.एस. त्रिमूर्ति ने इजराइल द्वारा हमास पर एयर स्ट्राइक्स को रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कहा है, अर्थात भारत मानता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल अपनी जगह सही है और हमास गलत। इस समय डी-एस्केलेशन को सबसे जरूरी बताया गया है। भारत चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकाला जाए, जो दोनों ही पक्षों के भले की बात है। तीसरा, भारत ने पैलेस्टाइन को अपना समर्थन दिया है और टू स्टेट सॉल्यूशन की अपनी पॉलिसी को दोहराया है, अर्थात लैंड का बंटवारा, एक अलग पैलेस्टाइन देश बने। साथ ही ईस्ट यरूशलेम शहर की स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव न करने की कहकर भी भारत ने पैलेस्टाइन का ही समर्थन किया है। अब बात करते हैं भारत ने पूर्णतः इजराइल का समर्थन क्यों नहीं किया। भारत के 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग गल्फ कंट्रीज में काम करके रोजगार पाए हुए हैं। वो भारत में अपने परिवार को रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। भारत पैलेस्टाइन को सपोर्ट ना करके गल्फ कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता, इसलिए भारत अभी बैलेंस स्टैंड लिए हुए है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।